छात्र था और राजनीति में एक एक्टिविस्ट के रूप में काम करता था। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की इकाई है, तो ये हमारे कार्यशाला में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आते थे और हम लोग इनको सुन के बड़े हुए हैं। समझ आई है संविधान के आज़ादी के संघर्ष की, तो ऐसी हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है। लेकिन एक और बात, चूँकि बोरसे साहब ने बता दिया है कि मैं जेएनयू से हूँ, आई एम फ्रॉम जेएनयू बट आई एम नॉट एंटी नेशनल। मैं इसलिए कह रहा हूँ और कि जिस एक यूनिवर्सिटी को जिस तरह से वो ताकत जो आज संविधान को कमजोर कर रही है, वो ताकत जो संविधान में बदलाव करना चाहती है और संविधान से देश नहीं और किसी शास्त्र से चलेगा, जो वो सपने देख रहे हैं, उसने जिस तरह से एक ऐसा विश्वविद्यालय जो एक मानव तैयार करता है, एक नेता तैयार करता है, एक अच्छा इंसान तैयार करता है, एक मानवीय तरीके से देश को देखने के लिए, समाज को देखने के लिए जो सोच पैदा करता है, उस यूनिवर्सिटी को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। साथियों, जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं बोलूं क्या, क्योंकि पुनियानी साहब और मनोज जी ये लोग एक्सपर्ट हैं, बोलते रहते हैं। मेरा तो पढ़ाई के साथ संघर्ष भी राजनीतिक का चलता रहा। वैसे मैं पढ़ाई में भी ठीक था, अच्छे मार्क्स आए। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं। तो मैंने ये सोचा कि अगर संविधान नहीं होता तो मुझ पर क्या असर होता। मैं ये सोच रहा था कि अगर संविधान विहीन भारत होता तो मुझ पर, मैं एक व्यक्ति पर क्या असर पड़ता। तो आज मैं जो यहां खड़ा हूं और जिस विश्वविद्यालय से मैं पढ़ाई किया, तो आज वो नहीं कर पाता, आज यहां मैं खड़ा नहीं होता। वो इसलिए कह रहा हूं कि जिस जिले से मैं आता हूं, जिस गांव से मैं आता हूं, मेरी 4 पीढ़ी उस गांव से बाहर अभी तक नहीं निकली। उस परिवार से पहला जनरेशन हम लोगों का है जो गांव के बाहर जिले में आया, जिले से दिल्ली आया और दिल्ली में पढ़ाई किया। और जेएनयू जैसा यूनिवर्सिटी अगर नहीं होता तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि 12 रुपया में हॉस्टल फीस था, सिर्फ 12 रुपया। 250 रुपया 3 टाइम का खाना था, स्वास्थ्य फ्री, दवाई फ्री, किताबें फ्री, बहुत अच्छा माहौल, वातावरण बहुत अच्छा, पर्यावरण बहुत अच्छा, और पूरे देश के लोग वहां रहते थे, पढ़ाई करते थे। किताबें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। खाने के वक्त, चाय पीने के वक्त आपको ऐसी सारी जानकारियां मिल जाते थे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको एक इंसान बनाता है, आपको सभी सोचों से लिप्त करता है। और ये नहीं कि किसी ज्ञान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बल्कि आपको सवाल और उस शोध में अंदर गहराई से जाने के लिए प्रेरित करता है। वहां की दीवारें, वहां के शिक्षक, वहां के सभी लोग जो उस विश्वविद्यालय उच्चार परिसर में रहते हैं, एक जिसका 4 पीढ़ी कोई पढ़ाई नहीं किया हो, मेरे बाप दादा परदादा ने कभी स्कूल नहीं गए हो, एक शब्द अंग्रेजी का नहीं बोल पाता, आज उसका बच्चा जेएनयू में रह के अंग्रेजी में पीएचडी करके आज यहां पे खड़ा है। वो सिर्फ और सिर्फ संविधान में दिए हुए सामाजिक न्याय और समाजवाद जो हमारे प्रस्तावना में, संविधान में लिखा हुआ है, उसकी वजह से आज यहां पर हम खड़े हुए हैं। क्योंकि बड़ा परिवार था, 6 भाई बहन में थे, मुझे ही मौका मिला। मेरी बहन और मेरा एक भाई गांव के स्कूल में पढ़ा, हुआ आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे बहुत सारे भाई जो, और जिसको हम लोग पाटीदार कहते हैं, हमारे दादा और चाचा के बेटे भतीजे जो गांव से बाहर नहीं निकल पाए, आज वो इस तरह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और एक चीज है क्या
कि एक जो मध्य वर्ग तैयार हुआ है आजादी के बाद, जो खास करके दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों में जो आज वर्ग पैदा हुआ है ना, वो एक समाजवाद के कारण, सोशलिज्म जो हमारे संविधान का अंग है। मुझे याद है कि मेरे संयुक्त परिवार था, मेरे दादा के 3 भाई और सब बाल बच्चे एक साथ, फिर थोड़ा सा किचन अलग हुआ। मेरे पिताजी 3 भाई, उसके 12 बच्चे, हम लोग 4 भाई थे। 4 भाई, एक मेरे चाचा जी नौकरी में थे, एक चाचा मेरे पुलिस में थे और बाकी सभी लोग गांव में रहते थे। सिर्फ नमक, चीनी और बाकी कुछ हम लोग खरीदते नहीं थे। सब गांव की उपज खेत में हो जाता था, लेकिन शहर में 2 रूम का कमरा लिए हुए हम 4 भाई एक रूम में सोते थे, एक बेड पे 3 इधर से और एक पैर के नीचे 4 भाई मिलके पढ़ाई किया। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक मध्य वर्ग शिक्षा के कारण तैयार हुआ। वो इस कारण से था कि सरकारी नौकरी हुआ करती थी, जिसके कारण एक तो महीना फिक्स था, जो पैसा आया वो स्कूल के फीस में जाता था। घर से अनाज आकर के, शहर में रह करके 2 रूम का कमरा लेकर के थोड़ा कहीं से पढ़ाई की जाती थी। ऐसा एक जो आजादी के बाद जो हम लोगों का जनरेशन है, वो इस संघर्ष से आगे बढ़ करके आज मध्य वर्ग में खड़ा हुआ है। और सामाजिक न्याय जो दूसरा एक प्रस्तावना में एक मुख्य पिलर है हमारे संविधान का, जिस पर देश टिका हुआ है, एक तो बताया समाजवाद, जिसमें आर्थिक नीति, उस पर और आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जेएनयू से मुझे लगा कि चूंकि जेएनयू का नाम आया तो मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ होता, मेरे जीवन में क्या क्या फर्क पड़े हैं मेरे इस संविधान के उस प्रावधानों से। तो सामाजिक न्याय, उस समय मैं 97 में एमए में ज्वाइन किया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो उसमें आरक्षण नहीं, अर्जुन सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उच्च शिक्षा में पिछड़ों को आरक्षण नहीं हुआ था हायर एजुकेशन में, वो 2006 में लागू की गई है। 1997 की बात है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रगतिशील यूनिवर्सिटी है, क्योंकि प्रगतिशील विचारधारा ने उसको बनाया, तो उसमें डिप्रीवेशन पॉइंट होता था, पॉइंट्स दिए जाते थे, आरक्षण नहीं होता था कि मैं पिछड़े वर्ग से हूं तो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर कोई महिला है तो उनको 3, अगर आप क्षेत्र, मैं बहुत ही पिछड़ा इलाका से मैंने पढ़ाई किया है, मान लीजिए मैं खगड़िया से, बिहार खगड़िया से आता हूं, जो पिछड़ा एक जिला है, वहां से आ रहे हैं तो 2 पॉइंट और। तो इस तरह से एक व्यवस्था की गई थी ताकि देश के हर एक कोने से, चाहे अमीर गरीब, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हो, कन्याकुमारी में रह रहे हो, कश्मीर में रह रहे हो, सूरत में रह रहे हो, भागलपुर में रह रहे हो, इलाहाबाद में, कहीं के भी बच्चे आके पढ़ाई कर पाए, इसके लिए ये नीति अपनाई गई थी। तो जब मेरा एमए में एडमिशन हुआ तो मैं नीचे से सेकंड था, एंट्रेंस टेस्ट होता है वहां एमए में, तो मैं नीचे से दूसरे नंबर पर आया था। तो मुझे लगता है कि हो सकता है मैं उस पॉइंट के चलते, उस प्रगतिशील विचारधारा जिसमें कि जो लोग पिछड़े हैं, चाहे आर्थिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, सामाजिक आधार पर, उनको थोड़ी मदद की जरूरत है, ये सोच जो संविधान में सामाजिक न्याय में निहित थी, उसके कारण मुझे लगता है कि मैंने जेएनयू में एंट्रेंस में मुझे एडमिशन मिल गया होगा। लेकिन वही फिर एमफिल में, फिर से एमफिल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है जेएनयू में। जब मैं एमफिल में एंट्रेंस टेस्ट दिया, मैं एमए में नीचे से दूसरे नंबर पे था, लेकिन जब एमफिल का एंट्रेंस टेस्ट पास किया तो मैं ऊपर से दूसरे नंबर पे आया था। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरिट तो एक कंस्ट्रक्ट है, सिर्फ अनइक्वल्स। तो मेरिट का मतलब है कि आपने कितने लोगों को एक तरह की सुविधाएं दिया और फिर उसमें आप मेजर करें। ऐसा नहीं मेरिट होगा कि किसी को 100 मीटर दौड़ना पड़े और किसी को 110 मीटर का हर्डल रेस दौड़ना पड़े, इसमें मेरिट आप जज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जब मैं ये देखता हूं कि मेरे जीवन में किस तरह से आज, और मैं जेएनयू में जो माहौल था, मुझे भी लगा कि मैं तो पढ़ लिया, लेकिन मेरा भाई
मेरी बहन, क्योंकि 6 बच्चे, पिताजी सबको नहीं थोड़ा बहुत पैसा दे सकते थे। जेएनयू में 700 रुपये में महीना में पढ़ते थे, जिसमें 300 रुपये स्कॉलरशिप मिलता था, 400 रुपये घर से आते थे, और 12 हमने मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी हॉस्टल्स में रह करके पूरी पढ़ाई की, यानी 300 रुपये हर एक महीना। उस समय 97 से लेके 2006 में मैंने पीएचडी खत्म की और फिर राजनीति में। और फिर मैंने सोचा कि कैंपस में रहते हुए उस विचार से कि मैंने राजनीति और कांग्रेस पार्टी दोनों को चुना, मैं ये सोच जगी कि मैं क्या कर सकता हूं ऐसे अपने भाइयों के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए। मेरी बहन हो, और भी गांव में बहुत सारे हमारे चचेरे भाई बहन गांव में मैं देखता था कि वो लोग नहीं पढ़ पाए, साधन नहीं था उस तरह का, और भी यूनिवर्सिटीज नहीं थी। मैंने सोचा कि नहीं, चलो राजनीति को चुने। कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं पहला व्यक्ति हूं जो राजनीति में परिवार से, और मैंने कांग्रेस पार्टी और राजनीति दोनों को चुना, सोच समझ करके कि मुझे वो आवाज बननी है, वो आवाज देनी है, ताकि जो मेरे भाई छूट गए हैं, ऐसा देश का ऐसा संविधान है, उसके हक, अधिकार और न्याय के लिए मैं उसकी लड़ाई लड़ूं। इसलिए मैंने ये राजनीति का इस राजनीति को, इस तरह की राजनीति को चुना। साथियों, सवाल जब सोचते हैं कि संविधान नहीं रहेगा, सामाजिक न्याय नहीं रहेगा, समाजवाद नहीं रहेगा, तो सिर्फ पूंजी, राहुल जी कहते हैं ना, सिर्फ पूंजीपतियों का कर्जा माफ होगा क्या? सिर्फ अंबानी अडानी का 2.5 लाख करोड़ रुपया माफ होगा? या किसानों का भी कर्जा माफ होगा? सभी लोग हैं, अन्नदाता है। सवाल इससे है कि अगर आप संविधान को बदलने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, किस तरह की आर्थिक नीति होगी, किस तरह से लोग बनाएंगे, किस तरह से जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी हर एक राज्य में खुलेगा क्या, जहां पे गरीब बच्चे उस तरह का एक क्वालिटी एजुकेशन ले पाए। सवाल इसका है। सवाल इसका है कि दीदी को, जो महिलाएं हैं, जो इस देश की आबादी है, क्या उनको देश के शासन में उनकी भागीदारी होगी कि नहीं होगी? ये संविधान के तहत आज हमारी बहुत सारी दीदी, हम जिस प्रदेश से आते हैं 53% जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं हमारे, आधी आबादी से ज्यादा। तो ये सब संविधान के उस सोच के कारण है जिससे ये हो पाया है संभव। उसी तरह से कि जब आप समाज में लोग हैं, समाज का प्रतिबिंब संसद में होना चाहिए। समाज का जो एस्पिरेशन है वो हर एक वर्ग के लोगों का एस्पिरेशन का एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें सबको हक और अधिकार, न्याय की बात की गई है। और ऐसे संविधान पे चोट कर रहा है, इस तरह के संविधान को बदलना चाहती है। और वो ताकत जो जाति नित्य समाज को देखना चाहती है, ऐसा समाज जो धार्मिक भेदभाव को देखना चाहती है और इस तरह के संविधान को बदलना चाहती है। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। और जब अभी बात कर रहे थे 6 धर्म है, 6 धर्म का जन्म भारत में हुआ, और अब तो हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, जबलपुर की सागर की कुछ दिन पहले की घटना है, हिंदू और जैन में अब नफरत फैलाने का प्रयास वही ताकत करने लगा है। तो ये जो सवाल उठ रहा है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, आर्थिक आधार पर और संस्कृति आधार पर, यानी खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली चाली, इस पर भेदभाव कि आपको हिंदी बोलना पड़ेगा। जो उत्तर दक्षिण भारत के लोग हैं उनकी संस्कृति अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका पहनावा अलग है, बोलचाली अलग है। ये जो विविधताएं हैं हिंदुस्तान को, जो एक संविधान जिसको एक रखता है, अगर आप संविधान की कल्पना अगर छोड़ देंगे तो आपको भारत खंडित मिलेगा। संविधान ही है वो जो एक रखता है। फिर से रियासत में बटेगा, फिर से हम गुलामी की तरफ बढ़ जाएंगे। साथियों, तो आपसे मेरा यही कहना है कि जो संविधान के मूल्य हैं, और इस सही कहा पुनियानी साहब ने कि ये देश के आजादी के संघर्षों से उपजा हुआ ये संविधान है।
हमारे हैं, हमारे दादा परदादाओं के संघर्ष की कहानी है, उन्होंने जिस तरह के सपनों का भारत देखा था। तो आइए सब मिलकर इस संविधान की रक्षा सुरक्षा को करना है, इसमें और गहराई देनी है, ताकि हर एक वर्ग के लोगों को इसमें न्याय मिल पाए और सभी लोग खुशहाली से रहे, भाईचारा कायम हो और देश में जो गैर बराबरी है किसी भी आधार पर उसको हम लोग पाटने का काम करें, जो ये संविधान हमें इजाजत देता है। और ठीक अपोजिट उसका एक शक्ति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करना चाहते हैं, ठीक इसका उलट, जो एक संविधान उनके उस सोच में बाधा है, इसलिए उस संविधान को बदलना चाहते हैं साथियों। इसलिए आइए मिलकर हम लोग एक नारा लगाते हैं, फिर अपनी बात को खत्म करेंगे। हम कुछ भी बोलेंगे, बोलिएगा जय भीम। अरे जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम, अरे जय नेहरू जय भीम, जय अंबेडकर जय भीम, अरे जय सरदार जय भीम, जय बापू जय भीम, अरे जय मौलाना जय भीम, जय जोहार जय भीम, जय फूले जय भीम। धन्यवाद। जय हिंद।